हेलो बच्चों, अपन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कर रहे हैं बोथ्स की प्रिपरेशन के लिए। लास्ट क्लास में अपन ने प्रिपरेशन मेथड कर लिए थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। अब अपने को जो नेक्स्ट करना है इसके अंदर दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इवन बिफोर वी स्टार्ट physical properties and chemical properties we will look at the basics of stereochemical principles। क्यों? क्योंकि ये जब अपन SN1 SN2 reactions पढ़ेंगे उसके अंदर काफी यूजफुल रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द stereochemical principles। तो ठीक है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसके अंदर आती है दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है? तो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट होती है, उसको जब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ये सारे टर्म्स अपन देखेंगे। लेट्स लुक एट दी फिगर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव दिस प्लेन, वी हैव दिस ऑर्डिनरी लाइट। ये अपने पास ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, इसको मैंने निकोल प्रिज्म से पास किया तो यहाँ पे मुझे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिख रही है। ठीक है, तो मैंने इसका सेक्शन दिखाया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। यहाँ पे कुछ अपन ने एक सैंपल लिया है किसी एक कंपाउंड का। ठीक है, एक सैंपल लिया है, उसमें से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी गई, ठीक है, तो देखा कि कुछ कंपाउंड इसको लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो कहलाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अब वापस जाते हैं तो अपन ने क्या लिख रखा है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी समझने के लिए सबसे पहले अपन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? वेरी सिंपल थिंग, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो when we pass ordinary light through Nicol prism, what do we get? We get plain polarized light। ठीक है, वो बताया था अभी तुमको। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको रोटेट कर देते हैं। when they rotate this प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब उनके सोल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाता है तो उसका डायरेक्शन घूम जाता है। ठीक है, अब जो डायरेक्शन घूमता है तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज होता है तो उस कंपाउंड को अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे बहुत सारी जगह तुमको कैपिटल डी भी दिखेगा, उसका बिल्कुल अलग मतलब होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। बट दिस इज स्मॉल डी, डी फॉर्म, या फिर उसको अपन प्लस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट हैंड डायरेक्शन में घुमा देता है कंपाउंड का सॉल्यूशन तो अपन उस कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या लाइफ डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो उसको अपन बोलते हैं लेवो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी, ये इंपॉर्टेंट टर्म होगी। तो अपन ने देखा भाई कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, निकोल प्रिज्म से पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल गई अपने को। ठीक है, फिर कोई कंपाउंड है जो इन लाइट को रोटेट करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, उनके प्लेन को अगर रोटेट करते हैं तो उनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो लेवो रोटेटरी। ओके, आगे चलते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है बच्चों इसलिए क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जब मॉलिक्यूलर एसिमेट्री होती है, यानी उस कंपाउंड में अगर सिमेट्री नहीं दिखती है अपने को, तो ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर क्या होता है। यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेड डेफिनेशन है, अपन सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, टेट्राहाइड्रल कार्बन है, अगर उस पर चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हों, फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे ये ब्लैक को मैं कार्बन एटम मानूं, ठीक है, इससे ये जो चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, इफ दीज 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट देन वी से दिस कंपाउंड इज एसिमेट्रिक, और जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, सो लेट्स लुक एट फ्यू टर्म्स। ठीक है, व्हेन ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द सेंट्रल टेट्राहाइड्रल कार्बन आर डिफरेंट, तो ऐसे कंपाउंड में एसिमेट्री मिलेगी। अब बिकॉज ऑफ दीज 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, the mirror image of the molecule
is not superimposed on the molecule. ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो अपन देखते हैं. सो आई हैव दिस, ये मॉडल है. ठीक है, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम मेरे पास कार्बन है. ठीक है, इससे 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कि डिफरेंट हैं. ठीक है, चारों ग्रुप को अलग अलग कलर से, ग्रीन, व्हाइट, रेड एंड ब्लू. ठीक है, मैंने इसका एक मिरर इमेज लिया. ठीक है, यू विल सी, देखो दोनों ऐसे लग रहे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज है, ऐसे जैसे कि बीच में मिरर रख दिया हो. ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, राइट. नाउ इफ आई रोटेट द मिरर इमेज, कितना भी घुमा लूं, कैसे भी उलट पुलट कैसे भी कर लूं, मैं कभी भी इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकती. सी, मैंने ग्रीन को एक साथ कर लिया, ब्लू को एक जैसा कर लिया, भी दोनों एक सामने की साइड है, रेड पीछे की साइड है और व्हाइट दूसरी साइड है. इसके अंदर मैं देखूं तो व्हाइट मेरे इस साइड के साइड है, राइट हैंड साइड, और इसके अंदर व्हाइट को देखूं मैं अगर सेम करूं तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है. कितना भी रोटेट कर लो, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे. स्ट्रक्चरली दे आर सेम. कार्बन एटम है, इससे एक ब्लू ग्रुप, एक रेड ग्रुप, एक व्हाइट ग्रुप और एक ग्रीन ग्रुप जुड़ा हुआ है. इसमें भी वही जुड़ा हुआ है, बट देन दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल. दोनों की ही जो स्पेस में अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है. दो दे लुक एग्जैक्टली सेम, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड ये दोनों एक दूसरे के enantiomers कहलाते हैं. They are called enantiomers of each other. They have same structure but different geometry in space and they are non-superimposable. Central carbon atom is called chiral center. ठीक है, अब देख लेते हैं अपन इसको, डेफिनेशन वगैरह इसकी क्या है. ठीक है, तो मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. ठीक है, तो देर इज नो सिमेट्री, देयरफॉर दिस हैपेंस. ओके, द मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, on their mirror images are called chiral. ठीक है, अब देखो इसको अपन ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, now what does that mean? यहाँ पे ये जो wedge और dashes जो बने हुए हैं उनका मतलब है, so if this is carbon, ये कार्बन है, ये CH3 ऊपर है. ठीक है, अब ये जो OH है जो ब्लू से मैं दिखा रही हूं, ठीक है, ये जो है वो इस प्लेन में है. ठीक है, ये जो व्हाइट ग्रुप है वो बाहर की साइड आ रहा है, तो इसको अपन सॉलिड वेज से दिखाएंगे, और जो पीछे की साइड जा रहा है प्लेन के अंदर उसको हम डैश्ड वेज से दिखाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं. ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं. सो दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इन स्पेस. आगे चलते हैं. ठीक है, तो सिंस स्पेस के अंदर इनके अरेंजमेंट डिफरेंट है इसलिए स्टीरियोआइसोमर्स कहलाते हैं. एंड सच स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है, सारे स्टीरियोआइसोमर्स में ऐसा नहीं होता है. ओनली द स्टीरियोआइसोमर्स which are non-superimposable on their mirror images are called enantiomers. अपनी mirror image पे अगर वो non-superimposable है because of the lack of symmetry, then such compounds are called enantiomers to each other. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे. ठीक है, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, एंड इस चीज पे, इस प्रॉपर्टी पे बड़े ट्रिक वे में जे एडवांस भी बहुत बार चेक करता है. एनांशियोमर्स पोजेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है. कौन कौन सी? जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा. सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है एक्सेप्ट देयर प्रॉपर्टी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है और ये नॉन सुपरइम्पोजेबल हैं, तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 30 डिग्री क्लॉकवाइज करेगा तो दूसरा कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. सेम रोटेट करेंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, ओके. सो इफ वन ऑफ द enantiomer इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, द अदर विल बी लेवो रोटेटरी. ठीक है, अब देखते हैं अपन
और डेफिनेशन दैट इज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है भाई, किसी मिक्सचर के अंदर अगर इन दोनों कंपाउंड के सेम रेशियो है, यानी दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है, देन वी से दैट मिक्सचर और दैट सोल्यूशन इज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, सो यही है इक्विमोलर मिक्सचर, यानी 50-50% रेशियो में दोनों इनैंशियोमर प्रेजेंट हैं, देन that mixture is called racemic mixture and overall mixture जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि एक जो 50% है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, तो दूसरा 50% लाइट को वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल गेट ऑप्टिकली inactive mixture। टोटल ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट 0 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। इसको दिखाते कैसे रेसिमिक मिक्सचर को, सी हियर, ये प्लस माइनस साइन लगा देते हैं, प्लस माइनस या फिर DL दोनों एक साथ लिख दो। ठीक है, प्लस माइनस लगा दो। ओके, ब्यूटेन टू ऑल एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे भी शायद ब्यूटेन टू ऑल ही लिया था अपन ने जब समझा था। ठीक है, देखो ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, चारों ग्रुप जो अटैच्ड है सेंट्रल कार्बन एटम से विच इज टेट्राहेड्रल, वो चारों डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देंगे। ओके, now then we have few other terms, that is retention, inversion and racemization। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है when we do chemical properties, जिसके अंदर अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे कि भाई रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है, कौन कौन सी रिएक्शन में क्या क्या होता है अगर अपने पास जो कंपाउंड है जिसपे रिएक्शन हो रही है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो क्या क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये कंपाउंड है राइट, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, भले चाहे यहाँ पे दूसरा ग्रुप लग जाए लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन यही रहता है, ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, देयर हैज बीन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पहले कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो वो बाद में लेवो रोटेटरी होगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, वी कैन नॉट से दैट। बस जो जिस डायरेक्शन में बॉन्ड्स थे पहले बाद में भी वही रहे, तो ऐसे को अपन बोलते हैं रिटेंशन। सो लुक एट दिस रिएक्शन, यहाँ पे इफ आई लुक, दिस इज एसिमेट्रिक सेंटर। देखो इस कार्बन पे जो चारों ग्रुप अटैच्ड हैं दे आर डिफरेंट। ठीक है, इस पे रिएक्शन हो ही नहीं रही है, दूसरा इसके अंदर और जो आगे चल रहा है रिएक्शन इस बॉन्ड के अक्रॉस हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन था, पहले जो कंपाउंड था और बाद में जो कंपाउंड है उनका कॉन्फ़िगरेशन प्रिजर्व रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा था, रिटेंशन का मतलब ये नहीं है कि पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था या पहले रेवो रोटेटरी था तो बाद में भी वो लेवो ही रहेगा, नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये पहले लेवो रोटेटरी था बाद में डेक्स्ट्रो हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेवो का लेवो भी रह सकता है, लेवो का डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप, क्योंकि ग्रुप चेंज हो गया है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, बट जो बॉन्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन था उसमें रिटेंशन है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट थी बॉन्ड्स की अगर वो सेम रहती है, देन वी से दैट देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलते हैं। ठीक है, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, इसको अपन समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखो, इस कंपाउंड को देखो, दिस इज एसिमेट्रिक सेंटर, यानी इस पे चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट अटैच्ड है। एक दूसरा बाहर से कंपाउंड आया Y, रिएजेंट आया Y। ठीक है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज, जो यहाँ पे बताया हुआ है वो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, Y आया और उसने क्या करा, इस X को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, X को सिंपल रिप्लेस कराया और बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन, जो बॉन्ड्स थे इसके अक्रॉस जो बॉन्ड्स थे उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो अपन क्या बोलेंगे, रिटेंशन, और मुझे कंपाउंड मिला A। लेकिन इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, यहां पे क्या हुआ, जो बॉन्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन है, जब ये Y आया तो जो बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया। हैड इट बीन X, अगर यहाँ पे X होता
ठीक है। तो ये दोनों, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेजेस, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन क्या बोलते हैं, देयर हैज बीन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई कि बॉन्ड का जो स्पेशल अरेंजमेंट था, जो कायरल सेंटर के अक्रॉस बॉन्ड थे, उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया। तो अपन ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे भाई, इन्वर्जन हो गया है। अब कोई रिएक्शंस ऐसी भी होती है, अपन देखेंगे SN1 SN2 रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि भाई एक रिएक्शन में दोनों ही चीजें हो रही है, इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है। यानी मुझे दोनों कंपाउंड मिलेंगे, A भी मिलेगा और B भी मिलेगा, A भी मिलेगा और B भी मिलेगा। वी गेट बोथ द कंपाउंड्स A एंड B। और A एंड B को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। वी गेट इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज कंपाउंड। तो अपन क्या बोलेंगे, देयर हैज बीन रेसिमाइजेशन, कि भाई रेसिमाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले समझनी थी। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब अपन करेंगे केमिकल रिएक्शन की, स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब करेंगे, तो अपन ने देखा भाई क्या क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल कंपाउंड्स क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है और रेसिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं हेलो एल्केन्स के अंदर, दे आर मॉलिक्यूलर वेट, ब्रांचिंग एंड डाइपोल मोमेंट। ये सबके लिए कॉमन है। इसके अलावा एक और होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एल्कोहल्स या जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पे वो फैक्टर काफी इफेक्टिव होता है। जहां कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। सिंस यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो फैक्टर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट देन यू शुड कीप दैट इन माइंड। तो मॉलिक्यूलर वेट जब भी इंक्रीज होगा कंपाउंड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अगर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ब्रांचिंग वाला यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिस्कस मोर, ठीक है। ब्रांचिंग जैसे अगर अपन 5 कार्बन वाला देखते हैं, सो मैंने यहाँ पे नियोपेंटेन बनाया, ठीक है, ये नियोपेंटेन है। सो इफ यू विल लुक, दिस इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। तो जब ये स्फेरिकल इन शेप है तो उस क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं तो उनके बीच में कांटेक्ट एरिया कम होता है और वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन वहीं मैं अगर स्ट्रेट चेन लूं, इफ आई टेक स्ट्रेट चेन, ठीक है, तो ये नॉर्मल पेंटेन है। तो जब ऐसे दो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उनके बीच का जो कांटेक्ट एरिया है वो ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जैसे ही ब्रांचिंग हुई बॉइलिंग पॉइंट गिर गया, ठीक है, ओके। तो अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीजें। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है विथ डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स, यानी जब सेम एल्किल ग्रुप है लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये अलग अलग आ गए, तो क्या होगा, सिंस आयोडीन का एटॉमिक मास ब्रोमीन से ज्यादा और ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा और क्लोरीन का फ्लोरीन से अगर ज्यादा है, तो इनका ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये होगा Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन Rcl इज ग्रेटर देन Rf, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे अगर तुम देखो ये सारे एग्जाम्पल्स अगर देखो, इन सबको ध्यान से देखोगे, सो व्हाट डू वी सी, वी सी कि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। तो ब्रांचिंग जब भी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स के अंदर, और रेदर एक बार तो जी एडवांस में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही थी और आपको अरेंज करना था, ठीक है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट से जो क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर, ठीक है, वो इस पे आता है। यहाँ पे अपने को बेंजीन रिंग है जो कि डाई सब्सटीट्यूटेड है, क्लोरीन लगे हुए हैं, एक बार ऑर्थो है, पैरा है और मेटा है। तो क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो है बाकी जो दो आइसोमर्स है उससे ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारे आंसर में होना चाहिए वो वर्ड आना चाहिए, एक तो सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से ये क्रिस्टल लैटाइस के अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, जिसकी वजह से
इसका मेल्टिंग पॉइंट बचे हुए 2 आइसोमर्स से ज्यादा होता है. ओके, सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन जेईई मेन एंड नीट ऑल्सो, जो कि एनसीईआरटी से बेस्ड है. फिर डेंसिटी है. यूजुअली डेंसिटी से इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर इंक्रीज होते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है. नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अगर इंक्रीज होते हैं तो भी डेंसिटी इंक्रीज होती है. और एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन अगर इंक्रीज होता है, जैसे अगर मैं आयोडीन लूं, ब्रोमीन लूं, क्लोरीन लूं, राइट, तो अगर एल्किल ग्रुप सेम है और आयोडीन है तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जहां पे ब्रोमीन और क्लोरीन लगे हैं. बाकी सब कुछ सेम है तो ठीक है. आगे बढ़ते हैं अपन. सोल्यूबिलिटी अगर अपन देखें, सो दीज एल्किल हैलाइड दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल, यानी बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर. रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर मॉलिक्यूल्स जब अपने आपस में रहते हैं, राइट, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अब क्या होगा उसमें, अगर अपन एल्किल हैलाइड डालेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और खुद को इनको वाटर के साथ बॉन्ड करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होगा, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जब ये वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म करे कि वो पहले जो एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वाटर के अंदर वो टूट जाए. बट सिंस एल्किल हैलाइड और वाटर के बीच में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनते हैं, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ पाए, देयरफॉर दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर. तो यही चीज आपके नोट्स में लिखी हुई है. Energy required to break hydrogen bond between water and attraction between haloalkanes molecules is greater than the energy released when new attraction are set up between haloalkanes and water. तो कभी कभार आता है इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन, इतना ज्यादा इतना ऑफन नहीं पूछा जाता है. ठीक है, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं केमिकल रिएक्शन में. केमिकल रिएक्शन में 3 रिएक्शंस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक तो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी है एलिमिनेशन और हेलो एल्केन्स की रिएक्शन मेटल के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर बहुत 2 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होते हैं, SN1 एंड SN2, वो अपन देखेंगे. देन वी विल लुक एट एलिमिनेशन रिएक्शन एंड देन रिएक्शन विथ मेटल्स अलग अलग के. ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी और SN1 और SN2 के लिए अलग अलग 2 छोटे छोटे वीडियो डालूंगी. ठीक है, एंड उसके बाद अपन आगे वाली केमिकल रिएक्शंस पे कंटिन्यू कर जाएंगे. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों. ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन.